नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और माइक ऑन है आज की बड़ी खबरों पर। आज सबसे पहले जो खबरें आपको दिखाने वाली हूं एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात होगी, आज सदन सिर्फ 1 मिनट चला है। 19 दिन के इस मॉनसून सत्र में आज आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही स्वाहा हो गई और सिर्फ 1 मिनट ही सदन चल पाया। आखिर इन 19 दिन में क्या खोया क्या पाया, इस पर माइक ऑन है। इसी के साथ आज माइक ऑन कर रही हूं आजम खां पर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां क्या देश के गृह मंत्री बनेंगे? शिवपाल यादव के एक बयान ने यूपी की सियासत में तहलका मचा दिया है। आज इस पर माइक ऑन है। इसी के साथ बात होगी दिल्ली की। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। 15 अगस्त के मद्देनजर कैसे चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। 15,000 जवान, AI CCTV कैमरे, क्या क्या तैयारी दिल्ली में है 15 अगस्त से पहले, आज उसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगी। और इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी एक ऐसी खबर जो आपको देखकर हैरान कर देगी। पिटबुल का हमला, आखिर इस कुत्ते से हमले ने कैसे एक दंपत्ति को हिलाकर रख दिया और उसके बाद बहुत सारे सवाल उन कुत्तों पर उठ गए जो कि लोग घरों में पाल रहे हैं। क्या इतना खतरनाक कुत्ता घर में रखना सही है? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। लेकिन सबसे पहले बात होगी यूपी की सियासत में मचे कोहराम की। मुस्लिम वोटों की सियासत क्या शिवपाल यादव को एक बड़े बयान देने के लिए मजबूर कर चुकी है? रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का संदेश दे रहे हैं। इनका चेहरा भी बेनकाब होगा जल्द ही। आज सबसे पहले आपको दिखाती हूं उस एक मुलाकात की तस्वीर जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से आजम खां के वर्चस्व की बात शुरू कर दी है। आजम खां क्या फिर से यूपी की सियासत में लौटेंगे और बड़े सिरे से लौटेंगे? ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये शिवपाल यादव की तस्वीरें हैं जो जेल में आजम खां से मिलने पहुंचे और आजम खां से मिलकर उन्होंने बड़ी बात कह दी। पहले ये तस्वीरें देखिए। जगह छोड़। अरे साइड हो जाओ। अरे एक मिनट साइड तो बात कराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तब इनको सबको भाई को रक्षा मंत्री बनाना बनेगी, भाई बनेगी, सरकार बनेगी। बिल्कुल रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। तो आपने सुना शिवपाल यादव ने क्या कहा, रक्षा मंत्री नहीं गृह मंत्री, क्योंकि नेताजी रक्षा मंत्री थे। तो शिवपाल यादव एक कदम आगे जाकर कह रहे हैं आजम खां को देश का गृह मंत्री बनाएंगे। अब आजम खां और शिवपाल यादव की मुलाकात पर AIMIM का तंज आ गया। ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा कि आजम खां साहब से मिलने गए सपा के नेता शिवपाल यादव अब इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन इलेक्शन करीब आने पर ही खान साहब की याद आ जाती है, जबकि इन 5 सालों में कभी याद नहीं आई। तो ये तंज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कस रही है। ओवैसी किस तरह यूपी में मुस्लिम वोटों को साध रहे हैं वो आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये तंज इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि आजम खां किसके पाले में जाएंगे। आपको बताती हूं कि 27 की बिसात में मुसलमानों की बात कैसे हो रही है। उत्तर प्रदेश में 27 से पहले मुस्लिम वोटों को लेकर सियासत फुल है। PDA फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोटों पर नजर है। रामपुर जेल में बंद आजम खां से मिलने पहुंचे शिवपाल। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला से 1 घंटे मुलाकात की। अब यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब यूपी में चुनाव होने। आजम खां को यूपी का बड़ा मुस्लिम नेता माना जाता है। पिछले कुछ समय से आजम समर्थक अखिलेश यादव से नाराज थे,
नाराजगी की वजह आजम विरोधी नेताओं की सपा में एंट्री है। शिवपाल यादव की मुलाकात से कड़वाहट खत्म करने का प्रयास किया गया। मुलाकात के बाद शिवपाल जौहर यूनिवर्सिटी भी पहुंचे। सपा की सरकार में आजम खां को गृह मंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी सपा पर कई सवाल उठे थे। ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद एमआईएम तो समर्थन में उतर गई थी। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बाद में रामपुर पहुंचा था। एआईएमआईएम के कदम से साफ था कि नजर मुस्लिम वोट पर। इससे सपा को मुस्लिम वोट छिटकने का खतरा दिखा। अतीक के बेटे अबान की मौत पर भी एमआईएम सबसे पहले एक्टिव दिखी थी। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अबान के जनाजे में शामिल हुए और अतीक का नाम लेकर योगी सरकार पर हमला किया था। अब सपा पर मुस्लिम नेताओं के मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगाया गया। तो पूर्वांचल की कई सीटों पर अतीक का सीधा असर रहा है। सवाल यह है कि क्या यूपी में मुस्लिम वोटों की लड़ाई अब तेज हो गई? क्या मुसलमानों को लेकर एमआईएम और सपा में रस्साकशी तेज हो गई है? तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अतीक अहमद पर भी बोल रही है और आजम खां के समर्थन में भी खुलकर खड़ी हो रही है। सपा और एआईएमआईएम के में भले ही मुस्लिम वोट को लेकर खींचतान हो, लेकिन आजम शिवपाल की मुलाकात और गृह मंत्री बनाने वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। वोट बैंक जुटाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का संदेश दे रहे हैं, जंगल राज्य उत्तर प्रदेश में फिर से स्थापित करने का रास्ता तलाश रहे हैं। आजम खान को वो मुख्यमंत्री बनाएं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। इनका चेहरा भी बेनकाब होगा जल्द ही। एक कहावत है ना नॉर्मल तेल होगा न सपा सरकार बनाएगी। इसलिए इस प्रकार की बातों का न तो कोई जवाब है और न ही इस प्रकार के सपनों का कोई उत्तर है। उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष में ही रह करके सेवा करने का अवसर दिया है और मैं समझता हूं भविष्य में भी विपक्ष में रहकर ही सेवा करने का अवसर उत्तर प्रदेश की जनता देगी। उस वर्ग का समर्थन हासिल करने के लिए इस प्रकार की कपोल कल्पित बातें करते हैं। मेरी लाल का सपना है न सरकार आएगी न गृह मंत्री बनाने के बाद आएगी, इसलिए उन्होंने सपना दिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये बताती हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अगर हराना है तो मुस्लिम वोट चाहिए। यूपी में मुसलमानों पर कई पार्टियों की नजर है। सपा बसपा एमआईएम ने अभियान तेज किया है। 403 सीटों में से 143 सीटें मुस्लिम प्रभावित हैं। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 73 सीटों पर मुसलमान 30% से ज्यादा है। 36 सीटों पर मुस्लिम अपने बूते जीत सकते हैं। 107 सीटों पर मुसलमान जीत हार तय करते हैं। 2022 में 79% मुस्लिम वोटरों ने सपा का साथ दिया। सपा विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 हो गई। अखिलेश मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। एमआईएम ने भी 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी का फोकस मुस्लिम बहुल सीटों पर ज्यादा है। असदुद्दीन ओवैसी कई जिलों में रैली कर चुके हैं। ओवैसी की यह तैयारी सपा के लिए बड़ी चुनौती है। जिन सीटों पर ओवैसी की तैयारी है वो सपा का गढ़ है। ओवैसी की एंट्री से सपा का पूरा गेम बदल सकता है। अब आपको बताती हूं कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मुस्लिम वोट बल्कि 80-20 का खेल क्या शुरू हो गया है, क्योंकि हर पार्टी एक तरह से मुसलमानों को जुटाने में लगी है तो दूसरी तरफ हिंदुओं का ध्रुवीकरण भी एक तरह से देखा जा रहा है। आपको बताती हूं यूपी में चुनावों से पहले 80-20 की सियासत कैसे गरमाई है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स को साधने में जुटी है। बीजेपी की काट के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व पर काम कर रही है। मंदिरों, हिंदू आस्था से जुड़े मुद्दों पर एसपी का रुख बदल गया है। बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व नैरेटिव को धार देने में जुटी हुई है और क्योंकि बीजेपी को पता है कि अब ब्राह्मण सम्मेलन सपा भी कर रही है, ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश एक समय पर दलित राजनीति के लिए जाने जाने वाली मायावती भी कर रही हैं, तो इसीलिए वो भी अपने हिंदुत्व को धार दे रही है। बलिया से एक ऐसा बयान आया जिसपे बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बलिया में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा? मुसलमान देश छोड़ेंगे तो दुनिया में कई जगह मिल जाएंगे। पाकिस्तान से लेकर 56 देश बसने के लिए जमीन दे देंगे।
हिंदुओं को देश छोड़ना पड़ा तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो बयान बीजेपी के पूर्व विधायक ने दिया, क्या इसका भी चुनावी कनेक्शन है? जरा सुनिए। आज अखिलेश जी हो चाहे कोई भी पार्टी वाले कांग्रेसी हो, ये तो जिसने भारत के ऊपर संकट पड़ेगा अपना जो है विदेश का टिकट कटाएंगे सब और जाकर के जर्मनी अमेरिका में बस जाएंगे। लेकिन ये मुसलमान और आतंकवादी सोच के लोग तभी तक अखिलेश जी तुमको भी नेता मान रहे हैं जब तक उनकी संख्या इस लायक नहीं है कि हम अपनी इंडिपेंडेंट जो है अपना प्रत्याशी जिता सकते हैं। यदि मुसलमान को भारत की धरती छोड़ करके जाना पड़ा तो अल्लाह अकबर करके पाकिस्तान से लेकर के 56 देश उसको बसने के लिए जमीन दे देगा। ईसाइयों को भगना पड़ा तो तमाम देश ऐसे हैं जिनको ईसा मसीह का नाम लेकर के बसने के लिए अनुमति दे देगा। लेकिन कल्पना करो यदि भारत की धरती से अपने ही घर को छोड़ करके हिंदुओं को भगना पड़ा तो दुनिया में कोई 1 इंची भी जमीन मिलने वाला नहीं है। इस धरती का श्रृंगार है हिंदू, इस धरती का अभिमान है हिंदू, इस धरती का शान है हिंदू, इस धरती का स्वाभिमान है हिंदू। तो बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट को एकजुट करने में लगे हुए हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन इस बीच गोरखपुर जहां से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां पर एक ब्राह्मण पर हमला हो गया और इस हमले को लेकर सियासत उफान मार रही है। अखिलेश यादव ने खुद ब्राह्मण पर हमले का मुद्दा उठा दिया। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं, जहां ब्राह्मण भोज के दौरान ठेकेदार शिव कुमार तिवारी की हत्या हुई थी। इस वारदात की वजह पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर 10 लोगों को हिरासत में लिया था। लेकिन इस वारदात के कुछ दिन बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसे सियासी चश्मे से देखा जाने लगा। वायरल वीडियो में मुख्य आरोपी राहुल चौधरी हाथ में तलवार लहराते हुए ताबड़तोड़ वार करता नजर आ रहा है और शिव कुमार तिवारी अपने बचाव में हाथ जोड़ता और मिन्नतें कर रहा है। बाद में पुलिस ने एक्शन भी लिया, आरोपियों को भी पकड़ा, उन्हें सजा भी मिल जाती। लेकिन इस केस में समाजवादी पार्टी को योगी सरकार को घेरने का मौका दिखा। मामला गोरखपुर का था, जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर शिव कुमार तिवारी का फोटो शेयर करते हुए लिखा, यह है उत्तर प्रदेश में अपराध का चेहरा। जब मुख्य नगरी गोरखपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं तो समझ सकते हैं किसके प्रश्रय में ऐसे दुर्दांत अपराधी पल पनप रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने सीधे किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना सीएम योगी पर था। जानकार मानते हैं कि इसके 3 मायने हो सकते हैं। पहला, कानून व्यवस्था। दूसरा, योगी की कार्यप्रणाली पर सवाल। तीसरा, ब्राह्मण की हत्या। अखिलेश पहले ही योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाते आए हैं और ये भी जानते हैं कि अगले साल चुनाव है और अगर ऐसे में उनका ये दांव फिट बैठता है तो सियासी हवा बदल सकती है। कि उत्तर प्रदेश इस समय बुरी तरीके से इस तरह की घटनाओं से ग्रसित है। न पुलिस का लगाम है, न मुख्यमंत्री का कोई डर है। जिसको जहां मिल रहा है वो गोली चला रहा है, जिसको जहां मिल रहा है वो तलवार चला रहा है और ये खुद मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। निजी मामलों को जातियों से जोड़ना एकदम गलत है। जो लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं वो भी अन्याय कर रहे हैं समाज के साथ। समाज में अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी जाति का हो। और जिसको मारा गया है उसके बीच में निजी रंजिश थी, ये व्यक्तिगत मामला। पर कानून की नजर में जिसने भी अपराध किया है उसे कठोर सजा मिलेगी और जो लोग इसे जाति के चश्मे से देखते हैं 27 में जनता उनको जवाब देगी। साफ है कि गोरखपुर में हुई एक हत्या ने गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक सियासी और जातीय समीकरणों को हिलाने की कोशिश की है। एक तरफ तो पीड़ित परिवार सख्त से सख्त सजा और इंसाफ मांग रहा है, तो वहीं इस वारदात को सियासी नजर से देखने वाले अखिलेश इसे योगी सरकार को ब्राह्मणों के नाम पर घेरने के
मौके की तरह देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। 15 अगस्त से पहले दिल्ली को लेकर एक हाई अलर्ट है। दिल्ली को लेकर क्या इनपुट खुफिया एजेंसियों को मिला है वो आगे आपको बताऊंगी, लेकिन तैयारियां 15 अगस्त से पहले कैसी हैं वो सबसे पहले आपको दिखा देती हूं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, यमुना में कैसे जवानों की गश्ती नजर आ रही है। अब यमुना पर भी एक तरह का पहरा और ये सुरक्षा बढ़ाई गई है 15 अगस्त के मद्देनजर। ये देखिए जरा किस तरह से पेट्रोलिंग पार्टी ने पूरी यमुना में गश्त लगाई। सिर्फ यही नहीं है, दिल्ली से जुड़ी हुई जो सीमाएं हैं वो भी कैसे सील की गई हैं। 15 अगस्त का एक भव्य आयोजन दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में होता है और उससे पहले गाड़ियों की जांच भी की जा रही है और जगह जगह बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। ये भी देखिए। अब सड़कों पर जवान मुस्तैद हैं, हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब ये दिल्ली के हर सड़क और जो बड़े चौराहे हैं उनकी कुछ तस्वीर इसी तरह की है। आपको एक तस्वीर और दिखाती हूँ। शाहदरा में एक मॉक ड्रिल भी की गई। अब ये मॉक ड्रिल इस तरह से की गई कि 15 अगस्त पर किसी तरह की कोई जरूरत पड़े तो किस तरह जवान एक्टिव होंगे और कैसे वो इस मॉक ड्रिल के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सुरक्षा अमला कैसे मुस्तैद है। अब कैसे दिल्ली में चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है उसकी एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली की किलेबंदी की गई। जल थल नभ से राजधानी के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। लाल किले के आसपास 5000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। लाल किले पर एनएसजी की कई हिट टीमें तैनात हैं और स्नाइपर्स को भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री और एनडीआरएफ की टीमें भी मुस्तैद की गई हैं। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। अब इनमें एआई कैमरे भी शामिल हैं जिससे कि फेशियल रिकग्निशन के जरिए लोगों की पहचान की जा सके। संदिग्धों की पहचान उसी से करी जाएगी। ये कैमरे भीड़भाड़ में संदिग्धों की पहचान आसानी से कर लेते हैं और डेटाबेस के जरिए तस्वीरें मिलाकर संदिग्धों को लोकेट कर सकते हैं। स्मार्ट कैमरों से संदिग्ध गाड़ियों के मूवमेंट की भी निगरानी करेंगे और स्मार्ट कैमरे नंबर प्लेट से गाड़ी मालिक के बारे में बता देते हैं। सड़कों पर जगह जगह बैरिकेड्स, गाड़ियों की सघन जांच। 15 दिन के लिए पैराग्लाइडिंग के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। दिल्ली के आसपास में हैंग ग्लाइडर्स और ड्रोन्स पर रोक है। हॉट एयर बलून्स, छोटे इंजन वाले विमानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो दिल्ली को लेकर खास तौर से जो खुफिया जानकारी मिली है जिसके बाद दिल्ली में ये हाई अलर्ट है, उसके बारे में भी आपको बता दें। लाल किले के सामने देशभक्ति, अनुशासन और सुरक्षा का ऐसा भव्य संगम जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जवानों के कदमताल से लेकर आसमान में हेलीकॉप्टर से बरसते रंगों तक हर तस्वीर खास और मनमोहक रही। इस फुल ड्रेस रिहर्सल का बड़ा आकर्षण रहा विकसित भारत 2047 की थीम। हजारों लोगों की मौजूदगी ने इस मौके को यादगार बना दिया। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टरों ने जब तिरंगे के रंगों और फूलों की बारिश की तो वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। काले और नीले रंग की खास वर्दी में सजे जवानों के दस्ते मैदान में उतरे तो उनके हाथों के हथियार और एक जैसी चाल ने सब में जैसे नई ऊर्जा भर दी। नेवी के जवानों ने भी अपने बेजोड़ अनुशासन और तालमेल से सबका दिल जीत लिया। संदेश साफ है कि भारत की सुरक्षा और आन बान पर आंच नहीं आने देंगे। इस दौरान लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम रहे कि परिंदा भी पर न मार सके।
सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों की जांच होती रही तो यमुना में भी जवानों की गश्ती चलती रही। इस सतर्कता के पीछे खास वजह भी है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर टेरर अलर्ट जारी किया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक के बाद एक कई टेरर अलर्ट जारी किए हैं। अलर्ट्स के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन बेहद अहम है। एजेंसियों का मानना है कि आतंकी बड़ी वारदात की साजिश कर रहे हैं। इन अलर्ट्स को देखने के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। एजेंसियों के मुताबिक आतंकी गुट सुसाइड अटैक की फिराक में है। इन साजिशों के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है। एक तरफ दुश्मन नापाक साजिशें रच रहा है तो दूसरी तरफ हमारी सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और जवानों का अदम्य साहस हर खतरे को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लाल किले की प्राचीर से गूंजता ये संदेश साफ है, सुरक्षा कड़ी है, हौसला बुलंद है और देश जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। आज भी संसद की कार्रवाई तो नहीं चल पाई, लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से हंगामा जरूर मचा। उन्होंने कह दिया कि मैं अछूत हूं, इसीलिए जहां मैं गया वहां पर शुद्धिकरण किया गया। अब उनके इस बयान पर जेपी नड्डा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे आखिर वजह क्या थी, ये शुद्धिकरण पर रण आखिर संसद में क्यों गूंजा, आपको दिखाती हूं। मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। मानसून सत्र में 19 दिन से लगातार हंगामे देख रही राज्यसभा ने सियासी हमले और हमलों के जवाब तो बहुत देखे, लेकिन सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान वाला आरोप भी देख लिया। और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ। इस आरोप का सिरा मिलता है उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां के रामलीला मैदान में खड़गे ने 8 अगस्त को रैली की थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करें। खड़गे की इसी रैली के 3 दिन बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम के एक संगठन के सदस्यों ने मंच के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया। मंच पे एक ऐसे व्यक्ति को स्थान देना जो यह कहता हो कि हिंदूवादी संगठन जो है सांप, उनसे उसकी तुलना करता है और उनको मुसलमानों से उनको मारने की जो अपील करता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाना, मंच पे स्थान देना, इससे हिंदू आस्था को ठेस पहुँचती है एवं इस स्थान की पवित्रता भंग होती है। खड़गे ने सदन में इसी यज्ञ का हवाला दिया, शुद्धिकरण को दलितों के अपमान से जोड़ा और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया। खड़गे ने बीजेपी का नाम लिया तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन में ही उन्हें जवाब भी दे दिया कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी खड़गे के अपमान को सबका अपमान बताया, लेकिन तब तक आरोप और विवाद सदन की सीमा लांघकर बाहर निकल चुके थे और कांग्रेस को नया मुद्दा मिल चुका था। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस मुख्यमंत्री आवास को खाली किया, तो ये जो सामंती सोच के, एक जाति विशेष के प्रति अनुराग रखने वाले, अन्य सभी जातियों से नफरत रखने वाले जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने हमारे जो
राष्ट्रीय ध्वज जी ने खाली किया था मुख्यमंत्री आवास, उसको गंगा जल से धुलवाया। कन्नौज में एक मंदिर के दर्शन करने चले गए तो उसको गंगा जल से धुलवाया। यही चीज खड़गे साहब के साथ हुई। अगर खड़गे जी मान लो दलित है और उन्होंने किसी सभा को संबोधित किया तो शुद्धिकरण की जो उत्तराखंड में है, ये कौन सी बात है? इससे ज्यादा कोई जो है गिरी हुई बात हो नहीं सकती। बात सिर्फ खड़गे के मान अपमान की नहीं, बल्कि दलित सम्मान से जुड़ी हुई है। इसलिए बीजेपी संभल कर बोल रही है और साफ कह रही है कि जिन लोगों ने यज्ञ किया उनसे कोई नाता नहीं है। तो बीजेपी से उसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के लोग ही नहीं। मैंने ये बात कही है कि कोई भी अगर इस तरह के बयान करता है, ऐसा कृत्य करता है, तो उसको उचित नहीं ठहराया जाता। जी, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिन्होंने ये हवन किया था वो कार्यकर्ता नहीं थे बीजेपी। हाँ, बिल्कुल नहीं थे। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ उसे कोई सही नहीं ठहरा सकता। बीजेपी भी गलत ही बता रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि 6 से 7 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हैं और बिना दलित वोट किसी भी पार्टी के लिए जीत का रास्ता आसान नहीं है। संसद का मॉनसून सत्र, जिस पर देश की निगाहें टिकी थी, इस बार जनता से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर गंभीर बहस होनी थी, कानून बनने थे, देश की दिशा तय होनी थी। लेकिन सत्र का अंत उसी हंगामे के साथ हो गया जिसके साथ शुरुआत हुई थी। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही महज 1 मिनट चली और राज्यसभा की कार्यवाही बमुश्किल 1 घंटा चल पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में मौजूद जरूर थे, लेकिन वंदे मातरम के साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। हासिल क्या हुआ और देश को क्या नुकसान हुआ, वो समझिए। तस्वीरें मॉनसून सत्र के आखिरी दिन की हैं। सदन के अंदर और बाहर हंगामे से शुरू हुआ सत्र खत्म भी हंगामे के साथ हुआ। 56 इंच का छोटा बंदर। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद रोज की तरह संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा हुए, प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू की तो एहतियातन दोनों के बीच सुरक्षा कर्मी दीवार बनकर खड़े हो गए। विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार से गांधी प्रतिमा तक विरोध मार्च भी निकाला। सत्र के 19वें और आखिरी दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, पूरी कैबिनेट थी। स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही की शुरुआत में वंदे मातरम का गान करवाया और सिर्फ 1 मिनट में सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही करीब 1 घंटा चली और फिर ये भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांगता रहा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच की डिमांड करता रहा। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष चर्चा से भागता रहा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहां तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ऑपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। अब आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है। आज अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। मॉनसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठक होनी थी। आमतौर पर एक दिन में करीब 6 घंटे काम होता है। इस हिसाब से 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन काम 17 घंटे 30 मिनट तक हुआ, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट काम कम हुआ। इसी तरह राज्यसभा की भी 19 बैठक होनी थी और 114 घंटे तक काम होना था, लेकिन काम हुआ लगभग 37 घंटे 24 मिनट, यानी कार्यवाही करीब 76 घंटे 36 मिनट कम हुई। यानी दोनों सदनों में काम कम हुआ, हंगामा ज्यादा हुआ। सदन स्थगित रहे और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को भगोड़ा बता रहा है। जंतर मंतर के किरदार आज कहां है? झारखंड के छात्रों का कष्ट और कटी हुई बिजली उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, और पंजाब हरियाणा न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय सुनाई नहीं दे रहा है। कि इस 2 दिन की चर्चा में ना प्रधानमंत्री आए जो रात को रील बनाते हैं, ना गृह मंत्री आए,
और 15 दिन तक गृह मंत्री लापता, गायब, और फिर सदन से के खत्म होने से 2 दिन पहले वो जाग उठते हैं, कुंभकर्ण के नींद से जाग उठकर कहते हैं कि चलो अब चर्चा होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मानसून सत्र में काम हुआ ही नहीं। नीट पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हंगामों से विरोध और गतिरोध की दीवार खड़ी होती रही, लेकिन संसद में धड़ाधड़ बिल पास होते रहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। मानसून सत्र में 12 नए बिल पेश किए गए, जिनमें से 11 दोनों सदनों में पास हो गए। FCRA संशोधन बिल जेपीसी को भेज दिया गया। सत्र बीत चुका है, लेकिन सत्ता और विपक्ष के रिश्तों में कड़वाहट बाकी है। सबूत है सत्र के आखिरी दिन लोकसभा स्पीकर की ओर से दी गई चाय पार्टी, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस शरीक नहीं हुई। परंपरा के मुताबिक सत्र के समापन पर स्पीकर सभी दलों के सीनियर नेताओं को चाय पर बुलाते हैं। खास बात यह है कि भले ही खड़गे, अखिलेश और ममता के दलों ने इस चाय पार्टी का बहिष्कार किया, लेकिन डीएमके की ओर से कनिमोजी पहुंची तो विपक्षी एकता की नजाकत का अंदाजा भी हो गया। सत्र के आखिरी दिन विपक्ष का वो दान पात्र भी चर्चा में रहा, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कई दिनों से संसद परिसर में प्रदर्शन कर चुके थे। ये दान पात्र खुला तो 2,14,000 रुपए का चंदा निकला, जिसे समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जमा करा दिया। सनातन कहीं खतरे में नहीं था। अगर सनातन खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी के आडंबरों से खतरे में है, जब वो चढ़ावा चोरी पर भी नहीं चूके। जो प्रभु श्री राम के चढ़ावा के चोरी जो चंदा लोगों ने दिया था जज्बातों से, भावनाओं से, समर्पण से, जब उसकी भी चोरी कर ली, उसकी भी डकैती डाल ली, तो मैं समझता हूँ, आप समझ सकते हो कि बीजेपी के लोगों के लिए पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है। जिन लोगों ने चंदा चोरी किया है, भगवान राम के दरबार लूटा है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। लब्बे लुआब यह है कि मानसून सत्र कहने को 19 दिन का था, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान में 19 घंटे भी नहीं चला। जहां देश का भविष्य बनाने की चर्चा होनी थी, वहां हंगामों और विरोध का ही जोर रहा। अब माइक ऑन कर रही हूं कैसी खबर पर जो आपको हिला कर रख देगी। आमतौर पर हम सब ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां किसी न किसी ने कोई कुत्ता पाल के रखा होता है, लेकिन पिटबुल जैसा खतरनाक कुत्ता जब हमला करता है तो वो शिकार को छोड़ता नहीं, और इसकी एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आज सामने आई। 2 लोग यानी एक दंपत्ति घर देखने गए, और वहां पर जो घर दिखाने गया वो घर दिखाई रहा था, और वो दरवाजा खोलता है, गेट खोलता है, और वहां से ये पिटबुल, ये खतरनाक कुत्ता बाहर निकल कर आता है और आते ही इस दंपत्ति पर हमला कर देता है। अब ये जिस घर को दिखाने गए वहीं का ये कुत्ता था, पाला हुआ कुत्ता पिटबुल, और उसने पत्नी पर हमला कर दिया, बुरी तरह से हमला कर दिया। महिला गिर जाती है, पति छुड़ाने की कोशिश करता है, कुछ नहीं होता है। जो मकान दिखाने आया वो भी मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खुद डर रहा है क्योंकि कुत्ता इतना खतरनाक है। ये तस्वीर बताती है कि जिन कुत्तों को हम रिहायशी इलाकों में पाल कर रख रहे हैं वो कैसे लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, जान का सौदा तक तय कर सकते हैं। ये तस्वीर देखिए। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। पत्नी ने पत्नी पर बुरा हमला किया, पति ने छुड़ाने की कोशिश की तो कुत्ते ने पति पर ही हमला कर दिया। अब पति अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, महिला मदद करने की कोशिश कर रही है, इतने में मकान मालकिन बाहर आ जाती हैं, वो डंडा मारकर कुत्ते को हटाने की कोशिश कर रही है, कुत्ता सुन नहीं रहा है। जो घर दिखाने आया वो भी बाहर आ गया। चारों मिलकर पिटबुल से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाता है। पिटबुल अपने शिकार को जिस तरह से थामे हुए है, छोड़ नहीं रहा है। ये आलम है, यानी जिसने कुत्ता पाला उसकी भी नहीं सुन रहा है पिटबुल। ये तस्वीर सामने आई, बुरी तरह लहूलुहान कर दिया इस दंपत्ति को। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं। अब इसके बाद तीसरी तस्वीर दिखाती हूं। न सिर्फ ये 4 लोग, 2 और लोग मदद करने के लिए आते हैं। 6 लोग मिलकर एक पिटबुल का मुकाबला कर रहे हैं। पिटबुल तब भी भारी पड़ रहा है। जहां उसने हमला किया वो महिला और उसके पति को छोड़ने को तैयार नहीं है, हमला चलता रहता है। पिटबुल छोड़ने को तैयार नहीं, 4 लोग मिलकर डंडे से मार रहे हैं, लेकिन तब भी वो छोड़ने को तैयार नहीं, और ये खुद डरे हुए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि कितना खतरनाक है ये कुत्ता। फिर जाकर किसी तरह वो घर के अंदर वापस जाता है। ये हुआ, और महिला बुरी तरह लहूलुहान वहां से निकलती है। आपको बताऊं कि इसके बाद क्या हुआ। पिटबुल के काटने से पति पत्नी बुरी तरह घायल हो गए। पति पत्नी को पिटबुल ने कई जगह पर काटा। घटना के बाद घायल दंपत्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में महिला के हाथ की सर्जरी हुई है। फिलहाल पत्नी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, उनकी हालत गंभीर है, इसलिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल रही। घायल पति की टांग और पीठ में कई टांके आए। डॉक्टर से मरहम पट्टी कर अस्पताल से उन्हें छुट्टी तो मिल गई,
लेकिन पति पत्नी अब प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें इसका हर्जाना कौन देगा, हमारी तो जान भी जा सकती थी। जरा सुनिए। शाम ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਕੱਢੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਟੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਲੈਗਸ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜੂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਗਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਈਸ ਤੇ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਜੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਬਣਦੀ कार्रवाई जी, बस मैनू इंसाफ दिलाया जाए बस। अब आपको बताती हूँ कि पिटबुल, ये जो कुत्ता आपने देखा, ये कितना खतरनाक है और इतनी प्रतिबंधों और पाबंदियों के बाद भी लोग इस कुत्ते को पाल क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पिटबुल अचानक से जानलेवा हमला करता है, इस कुत्ते की प्रवृत्ति है। शिकार को लहूलुहान करने से पहले छोड़ता नहीं है। पिटबुल में दर्द सहने की ऐसी क्षमता होती है क्योंकि इसकी ब्रीड को लड़ाई और शिकार के लिए ही तैयार किया गया है। इसीलिए हमले के दौरान कितना भी इसे मारो, ये अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़े बताते हैं कि कुत्तों से होने वाली मौत में सबसे ज्यादा पिटबुल से होती हैं। 60% से ज्यादा जो मौत है उनके लिए अकेले ये पिटबुल जिम्मेदार है। पिटबुल कई बार अपने मालिकों पर ही हमला कर देते हैं। आपने देखा था इन तस्वीरों में, मकान मालकिन बाहर आई लेकिन उनकी भी बात नहीं सुन रहा था, कुत्ता लगातार हमला कर रहा था। यूके और ब्रिटेन में पिटबुल पूरी तरह से पाबंदी है उन पर, उन्हें आप नहीं रख सकते। कनाडा के कई बड़े शहरों और प्रांतों में प्रतिबंधित है ये कुत्ता। यूरोप के कई देशों में पिटबुल पालने पर प्रतिबंध है। फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड इनमें शामिल है। फिनलैंड, बेल्जियम और इटली में भी गैर कानूनी है, यानी कि इनको आप घरों में नहीं पाल सकते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, आइसलैंड में भी, इतने देशों में इन पर बैन है। भारत में कई राज्यों में पिटबुल को लेकर सख्त नियम है, जैसे यूपी के कई शहरों में पिटबुल पालने पर रोक है। चंडीगढ़ में पिटबुल जैसे नस्लों पर सख्त कानून है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग इन कुत्तों को घर में पाल रहे हैं और उनके चलते लोगों की जान पर बनाई, जैसा कि आपने इन तस्वीरों में देखा। अब इस पूरे मामले में मामला दर्ज हो गया है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ऐसे कुत्तों को रिहायशी इलाकों में रखकर घर वाले क्या हासिल कर रहे हैं। ਉਹ FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ FIR ਨੰਬਰ 137 ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 291 ਤੇ 125 BNS ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਆ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਗਲੀ ਗੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਆਫ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ। कुत्तों से होने वाले हमलों को लेकर मामला इतना संगीन हो गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें लगातार आती रहती हैं और जो लोग ऐसे खतरनाक कुत्तों को घर में रख रहे हैं या पाल रहे हैं, उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी। माय कौन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर कल रात 8 बजे।